20th एमसीक्यू में वो कहते हैं, हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। इन अ चेंज ऑफ स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, energy is released as stronger force of attraction between the particles and the average। मतलब कि वो बेसिकली इसमें ये बताना चाह रहा है कि क्वेश्चन ये है कि कौन सी स्टेट आपको बता रही है यहाँ पे, जो ये पॉइंट्स उसने लिखे हैं उनको जस्टिफाई कर रहा है इसमें। पहला ये है, एनर्जी रिलीज एज स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म बिटवीन द पार्टिकल्स, यानी कि जो जिस स्टेट में वो जाएगा उसमें स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होंगी, यानी जिस स्टेट में वो जाएगा। दूसरा ये है, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स चेंजेस वेरी लिटिल, यानी कि अगर वो एक स्टेट ए से बी स्टेट की तरफ जा रहा है तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है यानी पार्टिकल्स का, यानी अगर लेट्स सपोज पार्टिकल्स पहले यहाँ पे थे तो इधर से जब वो इधर मूव कर रहे हैं तो डिस्टेंस यानी कि पार्टिकल्स का बहुत थोड़ा चेंज हो रहा है। तो यहाँ से बंदा पिक कर लेता है कि किस स्टेट से कौन से स्टेट में जाएगा। जी बेटा, आपको कोई आइडिया हुआ इस बारे में, कौन सा आंसर होगा इसका? सर सर डी सी होना होगा, इक्वल टू सॉलिड। हाँ जी, देखेंगे लिक्विड टू सॉलिड के अंदर डिस्टेंस थोड़ा सा ही कम होता है ना, बाकी गैस टू लिक्विड में तो काफ़ी डिस्टेंस चेंज होता है, और सॉलिड में आपको पता चल गया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होती है। तो ऑप्शन सी होगा इसका, लिक्विड टू सॉलिड। फिर है नेक्स्ट 21। इसमें वो कह रहा है एक्स वाई एंड जी आर एलिमेंट्स, एक्स एंड वाई आर इन द सेम पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड वाई एंड जेड आर इन द सेम ग्रुप ऑफ द periodic table। What are the possible electronic configurations of x, y and z? अच्छा, इसमें थोड़ा सा अगर आपको याद करवा दूँ तो सेम पीरियड का मतलब ये है कि उसके सेम शेल्स होंगे। ये अगर आपको नहीं याद तो ये याद हो जाएगा। और सेम ग्रुप का मतलब है कि उसके आउटर इलेक्ट्रॉन्स यानी कि आउटर मोस्ट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो सेम होंगे। तो एक्स एंड वाई आर इन द सेम पीरियड, यानी कि एक्स और वाई के जो शेल्स हैं वो सेम होंगे, दो तीन। ठीक है, ये जो लिखा जाता है ना, जैसे मैं आपको समझा दूं, जैसे लिखा हुआ है 2 8 3 लिखा हुआ है, इस तरह लिखा जाता है। तो ये शेल्स भी हमें बता देता है। देखिए ये पहला शेल है, उसके बाद अगले शेल में चीज मूव की तो दूसरा शेल, और ये थर्ड शेल। तो ये हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी चीज़ें बता रही होती है कि देखें अगर ये 2 8 3 मैंने किसी एलिमेंट की लिखी है तो उससे मुझे काफ़ी कुछ पता चल रहा है कि देखें इसके नंबर ऑफ शेल्स 3 हैं, 1 2 एंड 3, तो इसका मतलब है ये थर्ड पीरियड में होगा। ठीक है, उसके बाद 3 इसका आउटर इलेक्ट्रॉन के शेल हैं, इसका मतलब है ये इसका ग्रुप भी 3 है। तो हम इससे काफी कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो चीज है वो ये है कि एक्स एंड वाई सेम पीरियड में, और जो आपका वाई एंड जेड है उस वो सेम ग्रुप में। तो हमने बताना है कि इसमें से कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो एक बार देखें, आप बताएं मुझे, आपको समझ आती है? डी है सर। जी, बाकी बताएं। सर बी है। क्लियर है बेटा ये एमसीक्यू? आंसर बी है, यस ठीक है। सर। देखें यस सर। एक्स एंड वाई, देखें नंबर ऑफ 2 7 2 4 2 7 बता रहा है कि इसके भी दो शेल हैं, इसके भी दो शेल हैं। तो सेम पीरियड हमें यहाँ से जस्टिफाई हो गया। फिर आउटर इलेक्ट्रॉन हमें बता रहे, देखें वाई के और जेड के दोनों के 7 7 आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो वो हमें बता रहा है कि इनका ग्रुप सेम है। तो इस तरह हमने आइडेंटिफाई किया कि ये कौन सा पीरियड और कौन सा ग्रुप है। फिर है 22 पे आए, वो कह रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन 4 डिफरेंट पार्टिकल्स आर शोन, यानी कि ये पार्टिकल्स हैं 1 2 3 4, उनके इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स गिवन है। विच पार्टिकल्स आर आइसोटॉप्स ऑफ द सेम एलिमेंट। वो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है, पार्टिकल 1 2 1 3 1 4 या 1 2 3, जो कि आइसोटॉप्स हैं। जी, आइसोटॉप्स का आपको पता है कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो बताएं। सर 1 और 4, सी। हाँ जी, ठीक है। देखें 1 और 4 की अगर हम बात करें तो 1 में देखें
19 और 19 यहाँ से आइडेंटिफाई होता है, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ से आप चीज़ देख लेते हैं। अगर तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाता है, आंसर तो 1 और 4 ही है, जो बिल्कुल ठीक है। अगर बाकी ऑप्शंस की तरफ अगर हम देख लें, तो पार्टिकल नंबर जो 2 है ना, उसमें देखें प्रोटॉन्स तो सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन्स भी सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें बता रहा है कि ये बेसिकली आयन है, ये इसका आइसोटॉप नहीं है, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो ये दोनों आपस में ये आयन है इसका, ठीक है। 3 की बात करें तो 20 20 और 20 है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम हो ही नहीं सकते, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो 1 और 4 ही बनता है, जो कि इसका न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस होना चाहिए, प्रोटॉन सेम होने चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का इसमें नहीं होता है रोल आइसोटॉप्स के अंदर। फिर है एलिमेंट जेड न्यूक्लियॉन नंबर 31 फॉर्म्स एन आइन Z-3। अब ये Z-3 शो कर रहा है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए हुए हैं, ठीक है। वेयर इज दैट फाउंड इन द पीरियोडिक टेबल। अब ये बताना है कि कौन से आपके पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे फाउंड होता है, ग्रुप 3 में, ग्रुप 5 में, पीरियड 4 में, या पीरियड 5 में। तो न्यूक्लियॉन नंबर से आप देख के बता सकते हैं जी बेटा, आइडिया है आपको इसका कुछ और है? सर सर ग्रुप 5 फाइव में। में ना। जी बेटा, बाकियों को क्लियर है आंसर, तो ठीक है ग्रुप 5 का, बाकी क्लियर है बाकियों को? सर इसका कोई पीरियड से रिलेशन तो नहीं होगा ना, क्योंकि पीरियड तो कोई भी हो सकता है। हाँ, इसमें सिंपल देखें, ग्रुप 5 कैसे पहुंचे आप देखें, ग्रुप 5 में इसमें थोड़ा ये आपको चीज़ें कुछ आगे की भी आ गई हैं। देखें, ये ग्रुप 5 वाले जो से होते हैं ना, टोटल आपके जो 8 मेन ग्रुप्स हैं, इनमें से 4 और 4 से आगे वालों का हिसाब होता है। 8 जो सा है ये आपका नोबल गैसेस वाले हैं, ठीक है। और यहाँ से आपके जो ग्रुप शुरू होते हैं, तो हम इन पे चार्जेस कैसे देते हैं, यानी कि कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कौन लूज करेगा, वहां से चक्कर होता है। देखें, कोई भी आपका जो एलिमेंट है ना, उसने स्टेबल होना है, स्टेबल होने के लिए उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन करने हैं। अब ग्रुप 1 वाले, ग्रुप 2 वाले, ग्रुप 3 वाले जो एलिमेंट्स हैं, जो मेटल्स हैं, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। वो हमें ये ऐसे बताता है कि आपने सिंपल सा रूल याद रखना है कि जो उसका ग्रुप नंबर है, ठीक है, 1 2 3, ये हमेशा उतने ही इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, उन पर उतना ही चार्ज आएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे निकालते हैं, आप 8, यानी कि आपने, और 4 से जो आगे वाले यानी 5 6 7 वाले जो ग्रुप वाले हैं, इन ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इन्होंने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने होते हैं ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए ये 5 वाला 3 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, 6 वाला 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, 7 वाला 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 8 की तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है। तो ये उधर से ये आप ग्रुप 5 की देखें, Z-3 शो कर रहा है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स कौन सा ले सकता है, ग्रुप 5 वाला ही लेगा, स्टेबल होने के लिए, अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करने के लिए, ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए। ग्रुप 3 वाला की अगर हम बात करें, तो ग्रुप 3 वाले पे +3 चार्ज आएगा, क्योंकि अब ये इसके ग्रुप 3 ये शो कर रहा है कि इसके जो बाहर वाला जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 3 है। अब ये 8 पूरे नहीं कर सकता यहाँ पे ना, क्योंकि ये इसको 5 मजीद चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देगा इसको, ये कहाँ से गेन करेगा। तो ये इसके लिए बेहतर ये होता है कि ये 3 जो इलेक्ट्रॉन है इनको लूज कर दे। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो इस पे +3 का चार्ज आएगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए। तो ये जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इसका ये शेल खत्म हो जाता है, नीचे वाले शेल में आ जाता है, जो कि स्टेबल होता है, उसके पूरे होते हैं, या 2 या 8 होंगे, तो इस तरह ये स्टेबल होता है। तो 1 2 3 वाले जो से हैं, ये लूज करके स्टेबल होते हैं, 5 to 7 वाले गेन करके स्टेबल होते हैं। 4 वाला जो सा ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, जब हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग तो तब क्लियर होगा। तो ये लूज भी कर सकते हैं और गेन भी कर सकते हैं, लेकिन ये मोस्टली शेयर करते हैं दूसरे के साथ। 8 वाला आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका स्ट्रक्चर स्टेबल है, नोबल गैसेज हैं, तो वो नहीं बनाते। पीरियड का ऐसा इसमें रोल नहीं है, आपने ग्रुप से ही आइडेंटिफाई कर लेना होता है इसको। तो बेटा ये MCQ क्लियर है? जी सर। यस सर। ठीक, 24 पे आते हैं।
ये कह रहा है नेचुरली अकरिंग ब्रोमीन हैज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ 80 एंड कंसिस्ट इंटायरली ऑफ टू। इंटायरली का मतलब है कि इसके सिर्फ दो ही आइसोटॉप्स हैं ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास 79 एंड 81, यानी कि ब्रोमीन बेसिकली दो आइसोटॉप एग्जिस्ट करते हैं, ब्रोमीन 79 और ब्रोमीन 81। और इसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास निकला हुआ वो 80 है। तो मुझे बताएं इन आइसोटॉप्स की परसेंटेज कितनी होगी, जरा ये बताएं मुझे पहले। सिर्फ 50% होगी दोनों की। हाँ जी। बेटा बाकियों क्लियर है कैसे 80 से कैसे 50-50 निकाली इन्होंने? यस यस। देखें ये 79 है और ये 81 है और उसका रिलेटिव एटॉमिक मास 80 है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि 50% ये था और 50% ये था, तब जाके इसका 80 निकला ना। अगर आप इसका एवरेज भी निकाल लें 79 प्लस 81 डिवाइडेड बाई 2, तो वो 80 निकलेगा। तो ये हमें ये बता रहा है कि ये इसकी 79 और 81 50-50% होता है। जैसे उस दिन हमने क्लोरीन वाला किया था, तो क्लोरीन के दो आइसोटॉप है 35 और 37। तो उसका 35.5 क्यों निकला था, मैंने समझाया था कि देखिए जिसके करीब करीब होगा उसका मतलब है उसकी परसेंटेज ज्यादा है। तो वहाँ पे एक्चुअली होता भी ऐसे ही है। 35 जो सा क्लोरीन का आइसोटॉप है दैट इज 75% एंड क्लोरीन 37 इज 25%। तो उनको जब कंबाइन करते हैं हम रिलेटिव फार्मूला मैथ से, तो हमारे पास आंसर आता है 25 एंड 75। तो ये सारी कहानी थी। अब ये इससे रिलेटेड नहीं था, लेकिन आपको समझाने के लिए कि इस तरह अगर आ जाए तो आप किस तरह इसको पिक करेंगे। अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं वो क्या है। क्वेश्चन है जी कि व्हाट कैन बी डिड्यूस अबाउट नेचुरली अकरिंग ब्रोमीन फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन। अच्छा ये बल्कि वही है। जी बताएं इसका आंसर क्या होगा, ये तो आपको समझ आ जाएगी अब। से ए होगा। हाँ जी ए है, ठीक है, इक्वल प्रोपोर्शंस हैं। 50-50% हमने देख ली है, तो हमने भी उसका आंसर आ गया। A sample of iodine is at room temperature and pressure. Which statement about the particles in the sample is correct? जी जो आपका सैंपल आयोडीन का है वो रूम टेम्परेचर पे उन्होंने बताया। वो कह रहा है कि आयोडीन के बारे में आप क्या बता सकते हैं। The particles are arranged in giant lattice. The particles have zero kinetic energy. The particles move randomly through the solid, or the particles vibrate about fixed position. जी डी। बी से डी होगा। डी होगा डी। डी। है ना। आयोडीन दोबारा बेटा दोबारा बताएं, आपके आंसर बता रही हैं, डी बता रही हैं बी कह रही हैं? डी डी। हाँ जी डी ऑप्शन ठीक है इसका। ठीक है, अब ये कैसे पहुंचे हम देखें। जॉइंट लैटिस आयोडीन का नहीं होता। ठीक है, जीरो काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकती। जीरो काइनेटिक एनर्जी क्यों, रूम टेम्परेचर पे टेम्परेचर तो है ना, जीरो काइनेटिक एनर्जी तो हो नहीं सकती। बी ऑप्शन गलत है। पार्टिकल्स मूव रैंडमली, रैंडम मूवमेंट सॉलिड में नहीं होती, तो ये भी गलत है। तो पार्टिकल फिक्स्ड अबाउट पॉइंट पे वाइब्रेट करेंगे, सॉलिड है, तो आयोडीन तो आपका ऑप्शन डी बनेगा। फिर है द सब्सटेंस एम इज सॉलिड एट 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 30 पे वो बता रहा है कि सॉलिड है, ये आपने याद रखना। द सब्सटेंस इज हीटेड टू 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वो कह रहा है कि उसको 80 डिग्री सेल्सियस तक हमने हीट किया एंड इट्स टेम्परेचर मेजर्ड एज इट कूल्स डाउन टू टेम्परेचर, और उसके बाद उसका टेम्परेचर नोट किया। द कूलिंग कर्व इज शोन, कूलिंग कर्व बनाई हुई है मैंने। बिटवीन विच टाइम इज सब्सटेंस एम फ्रीजिंग। अब वो पूछ रहा है कि किस पॉइंट पे आपके जो एम है वो फ्रीज कर रहा है। जी से एस टू टी, डी पार्ट। नहीं दोबारा देखें। आर एस नहीं होगा सर। सी वाला भी। सी। दोबारा देखें, दोबारा सोचें। उसे कह रहा है कि किस टाइम पे वो आपका फ्रीज हो रहा है। फ्रीज का पूछे ना उसे, हाँ जी। सर सी होगा।
सर बी नहीं होगा फिर? बी होना चाहिए मेरे ख्याल से, बी होगा। देखें इसको समझ जा रहा है, ये देखिए ये जो कर्व है ना, ये आपकी आ, जैसे हमने पढ़ा था कि जहाँ पे आपकी स्टेट चेंज हो रही है ना, वहां पे हमने देखना है कि वहां पे फ्रीजिंग का बेसिकली हो रही है, यानी कि आपका जा रहा है वहां पे। अब उसने कहा है कि 30 पे वो सॉलिड है, मतलब इस पॉइंट पे वो सॉलिड है। अब सॉलिड यहाँ पे जाके सॉलिड हो रहा है, इसके नीचे ये सारा एरिया उसका सॉलिड का है। इसके नीचे ही होगा ना सॉलिड सारे, ऊपर तो वो। अब यहाँ पे सॉलिड है, फ्रीजिंग हो चुकी है इसकी, यानी कि यहाँ इन ये वाला पॉइंट तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, फ्रीजिंग का पूछा कि किस पॉइंट पे के दरमियान वो फ्रीजिंग। R to S भी नहीं हो सकता, क्योंकि R to S में तो 30 पे तो वो हो गया। इसके पीछे आना पड़ेगा हमें, Q to R पे जब हम आते हैं तो Q to R देखिए ये वाला पॉइंट है। जैसे हम वहाँ पे हम कूलिंग या हीटिंग का पढ़ते थे, तो हम यू बनाते थे। तो ये जो पॉइंट था, जैसे लेट्स सपोज हम यहाँ से सॉलिड से शुरू करते थे, यहाँ से, तो इसको जब हीट करते थे तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हम आके कहते थे कि यहाँ से मेल्टिंग स्टार्ट होना शुरू हो रही है, यहाँ पे आके मेल्टिंग कंप्लीट हो, जहाँ पे स्टेट चेंज हो रही थी, तो यहाँ पे हम A to B कहते थे। A to B पे वो चीज़ सारी आपकी सॉलिड टू लिक्विड चली जाती थी। तो यहाँ पे इसी तरह Q to R में वो फ्रीजिंग का पूछ रहे कहाँ पे फ्रीजिंग हो रही है, 30 उसने बता दिया कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। तो ये बेसिकली कूलिंग कर्व है, तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा से कम की तरफ आ रहे हैं, तो ये फ्रीज इससे पीछे होगा ना। यहाँ पे तो कंप्लीट हो चुका है, फ्रीज सॉलिड बन चुका है इस पॉइंट पे 30 से नीचे। 30 से पीछे अब जब हम जाएंगे तो ये वाला जो Q and R है, ये आपका पॉइंट बता रहा है जहाँ पे वो फ्रीजिंग हो रही है। जी बेटा क्लियर है ये? सर ये जो आर और एस है इसमें तो लाइक सॉलिड और लिक्विड ही होगा, तो इस पॉइंट पे नहीं हो रही होगी फ्रीजिंग? नहीं नहीं, फ्रीजिंग आपकी या जो भी पॉइंट आप अगर कहेंगे ना, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, मेल्टिंग, वो आप इस स्टेट चेंज वाले पॉइंट पे ही आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ पे हो रहा है। ये जो स्टेट चेंज हो रही है, ये बेसिकली यहाँ पे आके पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, फ्रीजिंग का, मेल्टिंग का, कंडेंसेशन का, कोई भी। तो आप इस पॉइंट को ही कहते हैं, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं कि यहाँ पे ये पॉइंट हो रहा है। ठीक है, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही जाके आपका कोई ना कोई प्रोसेस हो रहा है। तो अब S to T हो नहीं सकता, क्योंकि 30 उसने बता दिया कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट था। तो 30 पे यानी कि वो सॉलिड हो गया, यानी कि इससे पीछे आपकी फ्रीजिंग होगी। 30 पे तो नहीं हो सकती ना। तो 30 से पीछे R to S तो वैसे निगलेक्ट हो गया, और S to T तो हो ही नहीं सकता। तो पीछे है Q to R। Q to R पे लाजमी बात है कि जब सॉलिड से पीछे लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड की तरफ आ रहा है, तो यही पॉइंट बनता है जहाँ पे वो फ्रीजिंग हो रही है। जी बेटा क्लियर है या समझ आइए? जी सर। जी बेटा बाकी में समझ आइए, एक्सक्यूज दोबारा मी। बताऊं? जी बताएं। जी बेटा क्लियर है? जायमा क्लियर है? सर क्वेश्चन था कि मतलब R to S मतलब वो सॉलिड बन गया, जो आपने बताया समझ आ गई। तो सर मजीद जब उसे कूल करेंगे तो S से T के दरमियान क्या हो रहा होगा? वो सॉलिड ही रहेगा। सर मतलब से स्टेट नहीं चेंज होती जब हॉरिजॉन्टल हो जाए? ना ना, वो तो होती है, लेकिन ये तो उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए दी है ना। ओह ओके। S to T फ्रीजिंग के बाद तो कोई चीज नहीं है, उसके बाद तो कोई स्टेट, सॉलिड से आगे तो कुछ नहीं होगा। तो वो बेसिकली उसने ये चीज आपको कंफ्यूज करने के लिए दी है, हॉरिजॉन्टल। क्लियर है बेटा? यस सर। इधर से आपने पिक करना है कि 30 इज द फ्रीजिंग पॉइंट, इसका मतलब है यहाँ पे सॉलिड हो गया है वो। इसके नीचे वाला तो कोई पर्पस ही नहीं है देने का, लेकिन वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है। इस हॉरिजॉन्टल पे ही जाके उसकी फ्रीजिंग वाली स्टेट चेंज होगी जो वो पूछी जा रहा है। तो ये इसका आंसर। विच गैस हैज द फास्टेस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो ये तो आसान है जी, बताएं। पीरियोडिक टेबल खोल लें, जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके बताएं।
से बी होगा। बी। जी बेटा, सारों का बी ही आ रहा है। बी। जी यस। सर मेरा पीरियोडिक टेबल नहीं आ रहा। अच्छा चलो ठीक है, ये सिंपल है, आसान से आपने देखना है। फास्टेस्ट वो होगा जो सबसे इसमें जिसका मैथ सबसे कम होगा, ठीक है, तो आपने कैलकुलेट कर लेना है सारों का आसानी से, आप तो आपको पता चल जाएगा। फिर है जी 28। 28 में कहते हैं देयर आर टू स्टेबल आइसोटॉप्स ऑफ ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन के दो आइसोटॉप हमें पता है 79 81 होते हैं। फिर स्टेटमेंट इज करेक्ट, द isotopes have the same number of neutrons, the isotopes have the different chemical properties, isotopes have different number of neutrons। जी बताएंगे तो आसान सही है, मिलता जुलता है, हमने पहले भी एमसीक्यू लास्ट किए। वन। से डी। डी। जी उसके बाद डायग्राम शोज रिजल्ट ऑफ ड्रॉपिंग अ पर्पल क्रिस्टल इनटू वाटर, यानी कि उसने पर्पल क्रिस्टल डाला है पानी के अंदर। आफ्टर 5 आवर्स ये पर्पल क्रिस्टल हो जाएगा, हमें पता है कि डिजॉल्विंग और डिफ्यूजन हमने कॉन्सेप्ट हमें पता है। विच प्रोसेस टेक्स प्लेस इन दिस एक्सपेरिमेंट। जी 29 का बताएं जी, क्या होगा चाहिए। डी। जी ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है, केमिकल रिएक्शन तो कोई नहीं हो रहा, सिंपल डिफ्यूजन और डिजॉल्विंग हो रही है, ठीक है। इसके अंदर पहले ये आपको मैंने सारा समझाया था, उसी तरह ये डिजॉल्व और फिर डिफ्यूजन की तरफ जाएगा। विच रो अबाउट एलिमेंट मिक्सर एंड कंपाउंड इज करेक्ट। अच्छा ये नॉन मेटेलिक और मेटेलिक एलिमेंट का तो चलें, आपको आइडिया तो होगा, मिक्सर कंपाउंड से देख के बताएं, जल्दी बताएं। मेटेलिक एलिमेंट मेटल्स हैं, सी नॉन। सर सी। अच्छा अच्छा, हौसला हौसला, ठीक है। फिर एक आंसर होता था वो भी ना मैं बताऊं। अच्छा ठीक है, आगे चलो। ये है द टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ फोर पार्टिकल्स आर शोन, विच पार्टिकल्स आर आइसोटॉप्स ऑफ सेम एलिमेंट। जी बताएं कौन से आइसोटॉप्स होंगे। से डब्ल्यू और वाई। हम्म। बी ऑप्शन ठीक है। देखें प्रोटॉन देखने हैं आपने, प्रोटॉन सेम है, न्यूट्रॉन डिफरेंस है, और इलेक्ट्रॉन को भी एक बार देख लेना है, इलेक्ट्रॉन ही आगे पीछे कर लेने हैं। इलेक्ट्रॉन भी सेम होने चाहिए, ठीक है, वरना वो आयन की तरफ चली जाएगी। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों देखेंगे आप, दोनों सेम होने चाहिए। 32 पे आए जी, विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन व्हाई आइसोटॉप्स ऑन ऑफ द सेम एलिमेंट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी। जी ये तो पता होना चाहिए आपको, जी बताएं। 32 का बताएं। ये ठीक है, आपको बताया था कि केमिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है, तो जो सब देख लीजिए। नाइट्रोजन forms a nitride ion with the formula N-3, which particle does not have the same electronic configuration as nitride। हाँ जी ये जरा देख के बताएंगे आप, ये हमने इस तरह की चीज की थी क्लास में। वो कह रहे हैं कि N-3 है। N-3 का मतलब है कि नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं, यानी जितने नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें आप 3 ऐड करेंगे, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी उसको आप देखेंगे। फिर क्वेश्चन ये है विच पार्टिकल डज नॉट हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज नाइट्राइड आयन, जो उसके साथ मिलती नहीं होगी। पहले आप N-3 की मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएं, जरा जल्दी बताएं, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। सर इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। 7। सर 2 8। जी अब बाकियों के बताएं, कौन सा ऐसा है ये +3 एल्यूमिनियम, यानी कि इसने 3 लूज किए हुए हैं, तो एल्यूमिनियम के 13 होंगे, तो डी 3 लूज। होगा सर। हम्म। डी होगा सर। जी बाकी बताएं। सर सर बी ऑक्सीजन के होगा। सर 18 बी होते हैं होगा। ना। बी क्लोराइड आइन होगा, 18 सर होते हैं ना। ऑक्सीजन के कितने वो होते हैं। ऑक्सीजन के आप 8 है ना, तो उसने अच्छा 2 8 गेन मैंने किए। कहा हाँ, 18 होते हैं। नहीं तो ये 10 हो जाएंगे, इसकी भी बराबर वही बनेगी, सोडियम की 11 तो एक लूज कर दिया, इसकी 10 हो जाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ क्लोराइड के नहीं है, तो ये हो जाएगा। फोर फिजिकल चेंजेस ऑफ एथेनॉल आर लिस्टेड, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, इन विच चेंजेस डू द पार्टिकल्स मूव फर्दर अपार्ट। जी सी। सी होगा सर सी। सर सही सी। है।
फिर है जी, एन एटम ऑफ एलिमेंट एक्स कंटेन्स 5 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन्स 5 इलेक्ट्रॉन्स, विच स्टेटमेंट अबाउट एलिमेंट एक्स आर करेक्ट? ये बताएं, ये तो सिंपल सा है। सर 2 और 4 जी। ठीक है, 2 और 4 बिल्कुल ठीक है, डी ऑप्शन है। न्यूक्लियॉन नंबर आप देख लें, 5 + 6 तो 11 आ जाएगा। और उसका जो सेकंड पीरियड बनेगा ना, क्योंकि जब आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं तो 2 3 हो जाएगा। तो इस यानी कि इसका सेकंड पीरियड बनेगा ना, क्योंकि दो शेल्स हैं, पहला शेल और दूसरा शेल। फिर है जी, नाइट्रोजन इज हीटेड इन अ बैलून विच एक्सपैंड स्लाइटली, विच स्टेटमेंट अबाउट द मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन इज करेक्ट? जी। ए सर। जी बाकी बताएं, ए बनता है। यस सर। ठीक है, मान लो। सर आपको मेरी जहानत पे शक है? नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल शक नहीं है आपको। 37 बताएं जरा फिर। 37 में कहता है द डायग्राम्स रिप्रेजेंट सम एलिमेंट्स कंपाउंड एंड मिक्सचर, विच रो डिस्क्राइब द नंबर्ड सब्सटेंसेस। इनमें से कौन से एलिमेंट हैं, कौन से? बी सर। ठीक है जी, सही कह रही है। ये कंपाउंड है और ये मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स हैं, ठीक है। ये आपके पास एलिमेंट है, देखें डिफ, और ये आपके पास मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये तो आसान था। कंपाउंड का देखें, जिसमें कॉम्बिनेशन एटम्स का कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट एलिमेंट्स का, तो वो कंपाउंड बनता है। तो ये कंपाउंड है, इस ये मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है, ये सिंपल एलिमेंट्स हैं, तो इस तरह हम देख लेते हैं। फिर है टू एटम एक्स एंड वाई हैव सेम mass number but different atomic number. Which statement about X and Y is correct? जी, they have same number of protons, वो कह रहे हैं सेम मैथ नंबर है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर है। ठीक है, ये आइसोटॉप का उल्टा है। ठीक है, आइसोटॉप में हमने क्या पढ़ा हुआ है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मैथ नंबर, ये उसने उल्टा दे दिया कि एक दो एलिमेंट्स है जिनका मैथ नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो अब उनके बारे में हम क्या कहेंगे? they have same number of protons, they have same number of electrons, they are in the same group, they have different number of neutrons। जी। दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जी सही है। बाकियों को समझ आइए इसकी। यस यस सर। सर। फिर है अ सैंपल ऑफ प्योर आयरन कंटेन 3 आइसोटॉप्स, 3 आइसोटॉप्स की बने और उनकी अबंडेंस भी बने। द आयरन इन द सैंपल हैव रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ 55.9 की रिलेटिव एटॉमिक मास दे दी है उसे। व्हाट इज वैल्यू ऑफ एन? जी, ये कर लेंगे आप लोग, कैलकुलेट करना पड़ेगा ये। जी बेटा बताएं, कर लेंगे ये? नहीं सर, हम नहीं कर सकते। जी बेटा जायमा, और आप बताएं बेटा जैनब, हतीजा, हो जाएगा? जी सर, जैसे वो कल किया था एक्स एक्स माइनस वाला। हाँ जी, ये देखिए सिंपल वही है ना, अबंडेंस इज गिवन है सारों की, और टोटल ये कितना बना है, 100 ही बन रहा है, ठीक है, तो इश्यू नहीं है। और ये इनके मैथ्स गिवन है, इसका मैथ्स नहीं गिवन, मैथ्स निकालना है सिंपल। तो फॉर्मूला आपको अबंडेंस का क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय अबंडेंस प्लस सेकंड, ऐसे चलते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने किया हुआ है। अब हमने वैल्यू पुट करनी होती है सिंपल। रिलेटिव एटॉमिक मास कितने हैं, जो उसने दे दिए 55.9, वो पुट करेंगे, इज इक्वल टू पहला मास एन ले लेते हैं, एन मल्टीप्लाई बाय उसकी अबंडेंस कितनी है 2, प्लस 54 मल्टीप्लाई बाय 6, प्लस 56
मल्टीप्लाई बाय 92 डिवाइडेड बाय 100। सिंपल। अब ये 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे ऐसे होगा 100 मल्टीप्लाई बाय 55.9 इज इक्वल टू ये 2n कर देता हूँ उसमें मैं, ठीक है। बाद में जाकर डिवाइड ही होने, प्लस 54 × 6। जी बताएं मुझे वैल्यूज अब मल्टीप्लाई करके, 54 × 6 क्या आंसर आता है? सर 3636 आ रहा है। 3636। 6। दूसरे की बताएं। 56 × 92। ये टोटल की है, इन चारों की। चारों की? ये कैसे की है? सर आप जाइमा से बात कर रहे हैं? नहीं सर, मतलब 54 × 6 प्लस 36 × 92 ओवरऑल ये। आप मुझे फाइनल आंसर बता रही थी क्या? नहीं नहीं, मतलब 2n प्लस 54 मल्टीप्लाई बाई 6 करके प्लस 36 × 92 एक साथ चारों वैल्यूज को कर लिया। अच्छा, ये आपने फाइनल मुझे आंसर बताया ये वाला 36 जो आ रहा है। मैम वो 56 है, 56 है, 36 नहीं। एक मिनट। बेटा दोबारा करें जरा ये, मेरे पास वैल्यू कुछ और आ रही है। एक मिनट। 54 × 6 करें तो ये आ रहा है 324। सेपरेट कर लेते हैं हम। ये 2n प्लस 324 प्लस 56 × 92 5152, ये आ गया। फिर हमारे पास 5152 को हम ऐड करेंगे 324 के साथ, तो 54, ये आ जाएगा 2n इज इक्वल प्लस 5476। इधर जो आपके पास वैल्यू है लेफ्ट साइड पे वो है 55.9 × 100 करेंगे तो 5590 आ जाएगा। जी बेटा यहाँ तक क्लियर है? ऐसे किया आप लोगों ने? उसके बाद 56, मैंने गलती से 36 पढ़ लिया। अच्छा चलें, अब ये इसके साथ यहाँ पे ऐड हो रहा है, इधर जाके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इससे, तो वो हमारे पास 5590 माइनस 5476 114 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2n। अब n की वैल्यू निकालनी तो 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, 57 आंसर आ रहा है, तो 57 ये सी बनता है। क्लियर है बेटा? ये जी जैनब इत्तेफाक यस सर। क्लियर हुआ है? सर यस सर। अच्छा जल्दी से 40 वाला कर लेते हैं। ये है जी, a gas is placed in sealed container. The gas has a pressure of 1 atmosphere and a temperature of 50 degrees Celsius. It is heated to 100 degrees Celsius। 50 से 100 पे ले गए। Which row describe the cause of pressure of the gas and the effect of increasing the temperature? सर क्लास लास्ट बंद होने डी। लगी है। जी कौन सा ऑप्शन बता रही है? डी लास्ट वन। हाँ जी लास्ट वन है। ठीक है, कोलिजन बिटवीन गैस पार्टिकल्स एंड दी कंटेनर। ये गैस का प्रेशर किस वजह से होता है? कोलिजन बिटवीन दी गैस पार्टिकल्स एंड कंटेनर। और इंक्रीज जब टेम्परेचर करेंगे तो एवरेज स्पीड जो सी है वो पार्टिकल्स की इंक्रीज करेगी। देखें, 2 और डी में से कोई होना था, ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता टेम्परेचर इंक्रीज करने से। इसमें कोलिजन बिटवीन द गैस पार्टिकल्स नहीं होती, गैस पार्टिकल्स की कोलिजन कंटेनर के साथ होती है, वो प्रेशर बेसिकली होता है हमारा गैस का। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक था। तो यहाँ तक करते हैं। फिर अब आपने ये बाकी जो हैं वो आपने खुद करने हैं। इनमें से जो
कोई प्रॉब्लम करे आपको, वो आपने मुझे फिर आपने बल्कि नोट कर देना, फिर हम वो कल कर लेंगे, नहीं तो फिर हम कल स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन की तरह मूव करेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है? यस सर।